एके मेंशन। नैना की बात सुनकर मलाइका खामोश हो जाती है, तो वहीं आरव नैना की तरफ पीठ करके खड़ा रहता है और नैना ज़बरदस्ती अपने पैरों पर खड़ी होती है और वो ज़मीन पर गिर जाती है, जिस कारण नैना के मुंह से हल्की सी आह निकल जाती है। नैना की आह सुनकर आरव जैसे ही पलटता है तो देखता है कि नैना ज़मीन पर गिरी हुई है और मलाइका बस खड़े होकर नैना को देख रही है। आरव नैना के पास जाकर नैना को जैसे ही पकड़ने को हुआ तो नैना ने आरव को खुद से दूर धकेलकर आरव से कहा, जब आप अपना फैसला ले लीजिएगा तब आप हमारे करीब आइएगा, उससे पहले हमें छूने की हिम्मत भी मत करिएगा, समझे आप। नैना को इस तरह जिद करता देख आरव ने गुस्से से पास में रखी कांच की टेबल को उठाकर पटक दिया। आरव के टेबल पटकने से टेबल में लगा कांच पूरी तरह से टूट गया। आरव ने गुस्से से नैना के करीब जाकर नैना का बाजू पकड़कर उसे एक झटके से अपने पास खींचकर उसे अपनी बाहों में उठाकर मलाइका से कहा, तुम्हें तमाशा देखने के लिए रखा है, जाओ जाकर डॉक्टर को यहाँ बुला कर लाओ, वो भी फीमेल डॉक्टर को, समझी तुम। आरव की बात सुनकर मलाइका वहाँ से चली गई। नैना ने आरव को देखते हुए चिल्लाते हुए आरव से कहा, छोड़िए हमें। नैना की बात सुनकर आरव नैना को और कस के अपनी बाहों में समेटते हुए आरव ने नैना से कहा, नहीं छोड़ूंगा, अब अपना मुंह बंद करो वरना मैं अपना दूसरा तरीका अपनाऊंगा तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए, समझ में आया तुम्हें। आरव की बात सुनकर नैना ने आरव के शोल्डर को बाइट करने लगी। आरव नैना को बाहों में लेकर सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। नैना लगातार आरव को बाइट कर रही थी, लेकिन जैसे नैना का बाइट करने से आरव को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आरव नैना को रूम में लाकर बेड पर बिठा देता है। आरव नैना को बेड पे इतने प्यार से बिठा रहा था जैसे नैना कोई कांच की गुड़िया हो। आरव नैना को बैठाता है तो नैना जैसे ही बेड से दूसरी साइड जाने को होती है तो आरव ने नैना का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लिया और अपने हाथों को नैना के पेट के चारों तरफ से लपेट लिया। नैना से कहता है, देखो शांत हो जाओ, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता, लेकिन तुम मुझे बार बार गुस्सा दिलाने पे मजबूर कर देती हो। आरव की बात सुन नैना आरव के हाथ पर अपने नाखूनों को धंसाते हुए आरव से कहती है, आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन हमसे दूर रहिए। नैना की एक ही जिद देखकर आरव नैना को अपने सामने कर गुस्से से चिल्लाता है, बस बहुत हुआ, एक ही बात कब से समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ ही नहीं आता। आरव के इतनी तेज़ डांटने से नैना बिल्कुल डर से चुप हो जाती है। आरव नैना को किसी छोटी बच्ची की तरह अपनी गोद में बिठाकर नैना से कहता है, देखो मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम्हें मरना है तो तुम मेरे हाथों से क्यों मरना चाहती हो। आरव का सवाल सुनकर नैना ने आरव की आंखों में देखते हुए उससे कहा, क्योंकि आपके हाथों से मरने से एक अलग ही सुकून होगा। नैना का जवाब सुनकर आरव नैना को सवालिया नज़रों से देखने लगा, तो नैना ने आरव को देखते हुए उससे कहा, ताकि हमारे दिल को ये सुकून मिल सके कि जिससे हमने बेपनाह नफरत की उसी ने हमें मौत की दहलीज तक लाकर छोड़ दिया है। नैना की बात सुनकर आरव को एक चुभन सी महसूस हो रही थी। आरव ने नैना के गर्दन के पीछे से पकड़कर नैना के चेहरे को अपने चेहरे के करीब कर नैना से कहा, इतनी नफरत करती हो मुझसे कि मेरे हाथों से मरना चाहती हो। दोनों इतने करीब थे कि दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थी। नैना ने आरव के दिल की जगह पर हाथ रखा हुआ था। नैना ने आरव से कहा, अगर आपके पास दिल होता तो शायद आप हमें समझ पाते, हम खुद से प्यार कम और आपसे नफरत ज़्यादा करते हैं। नैना के इस तरह दिल की जगह हाथ रखने से आरव को ज़िंदगी में पहली बार अपने अंदर कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। आरव नैना के चेहरे को अपने और करीब कर लेता है। अब दोनों की नोज़ आपस में टच हो रही थी। आरव ने नैना से कहा, तुम यहाँ से कहाँ जाओगी। आरव का सवाल सुनकर नैना ने आरव से कहा, जहाँ भी जाएंगे लौट कर आपके ही पास आना है, इसीलिए डरिए मत, हम नहीं भागेंगे। नैना कपूर अपने वादे की बहुत पक्की है, अपनी जान दे देंगे लेकिन अपने वादे को कभी नहीं टूटने देंगे। आज पहली बार आरव को नैना से दूर जाने की सोचकर बेचैनी महसूस होने लगी थी। आरव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अब तो उसने नैना की शर्त को भी मान लिया था। आरव ने एक झटके से नैना को अपने सीने से लगा लिया। नैना भी खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो अपने शर्त के मुताबिक आरव के साथ खड़ी उसके कदम से कदम मिला रही थी, लेकिन उसकी आंखें उसके वादे का साथ नहीं दे रही थी। उसकी आंखों से आंसू अपने आप ही निकल रहे थे। नैना के आंसू आरव के चेस्ट को गीला कर रहे थे। नैना के आंसू से आरव को अपने चेस्ट पर जलन सी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी आरव अपनी जलन को नज़रअंदाज करके नैना को गले लगाए हुए बैठा रहा। लगभग 15 मिनट के बाद आरव को अपने चेस्ट पर अब जलन महसूस नहीं हो रही थी, तो आरव ने अपनी गर्दन को नीचे करके देखा तो पाया कि नैना सो गई थी। आरव ने अपने दिमाग में
मलाइका से कहा, डॉक्टर को लाने की ज़रूरत नहीं है और जब तक मैं न कहूँ तुम मेरे रूम में मत आना। मलाइका जो नीचे डॉक्टर को लेकर खड़ी थी। आरव की बात सुनकर मलाइका ने डॉक्टर को जाने को कह दिया। मलाइका की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो भी अपने रूम में चली जाती है। आरव नैना को बेड पर लेटाकर उसके पैर को देख रहा था। उसमें और भी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी। आरव नैना के पैर को अपने हाथों पर रखकर चोट ठीक करने की कोशिश करने लगता है और कुछ पल के बाद आरव नैना के पैरों से अपने हाथों को हटाता है तो उसकी स्वेलिंग कहीं गायब हो गई थी। बस रेडनेस ही बचा हुआ था। आरव ने देखा नैना के कपड़े बहुत गंदे हो चुके थे। आरव नैना के करीब जाकर नैना के दुपट्टे को उसके गले से निकालकर ज़मीन पर गिरा देता है। नैना गहरी नींद में सो रही थी। आरव नैना के पास से उठकर वार्डरोब के पास जाकर एक लूज टी शर्ट लेकर आता है और नैना के करीब बैठ जाता है। आरव ने अपनी आंखें बंद की और फिर अपने हाथों को नैना की कमर में डाल के नैना को अपने शोल्डर पर सुलाकर नैना के फ्रॉक की जिप खोलने लगता है। आरव नैना की फ्रॉक की जिप खोलकर नैना का फ्रॉक उसकी बॉडी से अलग कर देता है और नैना को एक लूज टी शर्ट पहना देता है। ये सब करते हुए आरव की आंखें बंद थीं। आरव नैना को जैसे ही टी शर्ट पहनाकर बेड पे सुलाने को हुआ तो नैना नींद में ही आरव की कमर के चारों तरफ अपने हाथों को लपेट लेती है। अब बेचारा आरव क्या करता। आरव जब नैना के हाथों को हटाने की कोशिश करता है तो नैना नींद में ही बड़बड़ाती है, रूही सो जाओ ना। नैना के मुंह से रूही का नाम सुनकर आरव को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे गुस्सा क्यों आ रहा है ये आरव खुद भी नहीं समझ पा रहा था। आरव नैना को बाहों में लिए बेड पर ही सो गया। आरव ने देखा नैना उसे किसी बिल्ली के बच्चे की तरह लिपटकर सो रही थी। आरव की नज़र जब नैना के टमाटर जैसे चिक पर पड़े तो उसके होंठों पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ गई। आरव ने रूम के सारे बल्ब को ऑफ कर दिया था। खिड़की से आती चांद की रोशनी नैना पर पड़ रही थी, जिससे नैना की खूबसूरती पर चांद की रोशनी में किसी हीरे की तरह जगमगा रही थी। नैना आरव को छोड़कर सीधे सो गई तो आरव अपने एक हाथ को ट्रायंगल का शेप बनाकर उसमें अपने सिर को रखकर नैना को बड़ी शिद्दत से देखने लगा। आरव ने नैना की आंखों को देखा जो बड़ी बड़ी काली घनी पलकें किसी रेशम की तरह बिछी हुई थी, पतली सी नाक, और आरव की नज़र नैना के होठों पर आकर थम सी जाती है। नैना के होंठ इस वक्त बिल्कुल किसी रेड चेरी की तरह लग रहे थे। आरव अपनी एक उंगली से नैना के चेहरे को ऊपर से नीचे तक फेरने लगा। आरव अपनी एक उंगली को नैना के होठों से छूता है और उसे खुशनुमा एहसास होता है। नैना नींद में ही कसमसाने लगती है। नैना के कसमसाने से आरव नैना से दूर हो जाता है। आरव को नैना में एक अलग सी कशिश दिखाई दे रही थी। वो न चाहते हुए भी नैना की तरफ खींचा चला जा रहा था। आरव नैना के ऊपर से हटकर बेड पर लेट जाता है। आरव ने खुद से कहा, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं कैसे इसकी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ, आखिर क्यों। आरव ये सब सोच ही रहा था कि नैना फिर से आरव के करीब आकर आरव को पकड़कर सो जाती है। नैना के ऐसे करीब आने से आरव सब कुछ भूल जाता है और वो भी नैना को अपनी बाहों में समेटकर सो जाता है। अगली सुबह हॉस्पिटल माहिर राउंड पर निकला था, तभी वो किसी से टकरा जाता है। सामने वाली लड़की जैसे ही गिरने को हुई तो माहिर ने उसे अपनी बाहों में थामते हुए कहा, संभाल कर मिस माधवी। माहिर माधवी को ठीक से खड़ा करते हुए माधवी से पूछता है, आप ठीक तो है ना मिस माधवी? वैसे आप यहाँ कैसे? आपको तो रिसेप्शन पर होना चाहिए था। माधवी को एक टक माहिर को देख रही थी। माधवी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो माहिर में खो सी गई हो। माधवी को ऐसे खुद को देखते हुए देखकर माहिर ने अपने हाथों को माधवी के सामने हिलाते हुए कहा, ओ मिस हेलो। माहिर के ऐसे करने से माधवी होश में आ जाती है तो माधवी ने हड़बड़ाते हुए माहिर से कहा, सॉरी सर, वो इस वक्त हमारी ड्यूटी नहीं है, हम तो घर जा रहे थे। माधवी की बात सुनकर माहिर ने माधवी से कहा, ओके, हमने आपको कल कोई काम दिया था, क्या वो हुआ? माहिर का सवाल सुनकर माधवी ने सीरियस टोन में माहिर से कहा, नो सर, मिस नैना कपूर का फ़ोन बंद आ रहा है। हमने उन्हें मेल और वॉइस मैसेज किया है, जैसे ही कोई रिप्लाई आता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। माधवी की बात सुनकर माहिर ने माधवी से कहा, गुड जॉब मिस माधवी, ओके बाय। इतना कहकर माहिर आगे चला जाता है और माधवी माहिर को जाते हुए देखती रह जाती है कि तभी सामने से तारा और तिमारा आकर खड़ी हो जाती है और गुस्से से माधवी को घूरते हुए उससे कहती है, आपको यहाँ प्यार करने के लिए नहीं भेजा गया है, आपको नैना पर नज़र रखने के लिए भेजा गया है। और एक बात आप ये मत भूलिए कि आप एक आम लड़की नहीं हैं। तारा की बात सुनकर माधवी का चेहरा मुरझा सा जाता है और फिर उसने तारा से कहा, हमें माफ़ कर दीजिए, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। माधवी की बात सुनकर तारा तिमारा वहाँ से चली जाती है। माधवी भी वहाँ से चली जाती है।
एके मेंशन। नैना जब सोकर उठी तो खुद को किसी और के कपड़े में देखकर हैरान थी, क्योंकि उसने फ्रॉक की जगह लूज टी शर्ट पहना हुआ था। नैना ने अपनी मुट्ठी बंद की और गुस्से से कहा, ये काम ज़रूर उस चमगादड़ का होगा, इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। तभी नैना को अपने पेट में कुछ हलचल सी महसूस होती है। नैना ने अपने पेट पर हाथ रखा। जब अपने पेट पर देखा तो उसे पेट में कुछ घूमता हुआ सा महसूस हुआ। नैना ने डरते हुए खुद से कहा, ये सब क्या हो रहा है। नैना बेड से उठकर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ पल के बाद नैना फ्रेश होकर आती है तो वो सीधे नीचे चली जाती है। नैना नीचे आकर देखती है तो सब सामने का नज़ारा देखकर वो हैरान हो जाती है। आरव के शोल्डर पर चाकू लगा हुआ था। आरव को 4-5 वेयरवुल्फ ने पकड़ रखा था। जय, अर्नव और मिशा जी सामने खड़े थे। नैना उन सबको देखकर डर जाती है। तभी आरव ने गुस्से से कहा, आप दोनों ने एक दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया और मुझे मारने के लिए चले आए। आप दोनों इस बात को अच्छे से जानते थे कि आप दोनों ही ऐसे इंसान हैं जो बिना परमिशन के मेरे घर में आ सकते हैं। तभी अर्नव जी ने सभी वेयरवुल्फ से कहा कि छोड़ दो इसे, ये बहुत कमज़ोर है, क्योंकि इसके हाथ में जो चाकू लगा है वो एक जहर से बना हुआ है जो कुछ घंटों के लिए इसे बिल्कुल कमज़ोर कर देगा। अर्नव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बताओ वो लड़की कहाँ है, हम यहाँ उसे लेने के लिए आए हैं। अर्नव जी की बात सुनकर आरव ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अगर उसे छूने की हिम्मत भी की तो याद रखना आरव खन्ना सब कुछ जलाकर खाक कर देगा। तुम सब गीदड़ हो, इसीलिए पीछे से वार करने आए हो। आरव ने जय की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना लड़ाई हमारे घर के बाहर ही रखना, लेकिन नहीं, अब जो होगा उसका तुम सब ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा। आरव की आंखें बिल्कुल लाल और खून की तरह हो चुकी थी। इस वक्त गुस्से से जल रहा था आरव, लेकिन जैसे ही वो कदम बढ़ाने को हुआ तो हिल ही नहीं पा रहा था। आरव को देखते हुए जय ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, क्या हुआ, हिल भी नहीं पा रहे हो आज? मैं बिल्कुल तैयारी के साथ आया हूँ तुम्हें मारने। इतना कहकर जय ने एक चाकू निकालकर आरव की तरफ फेंक दिया। इससे पहले वो चाकू आरव को लगता नैना जल्दी से आकर आरव को गले लगा लेती है। आरव के मुंह से एक चीख निकल जाती है, नैना।